नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, दोस्ती के बिना जीवन के रंग अधूरे हैं। हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है और उसके सुख दुख में हम शामिल होते हैं। लेकिन जिस तरीके से क्लास होती हैं वैसे ही एक क्लास है पॉलिटिकल क्लास। पार्टियां अलग अलग होती हैं लेकिन ये लोग आपस में गहरे दोस्त भी होते हैं बियॉन्ड दी पार्टी लाइन जाकर। और किसी ने फेसबुक पे लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के गुप्त दोस्त होते हैं और पॉलिटिकल कार्यकर्ता एक दूसरे के जग जाहिर दुश्मन होते हैं। हरियाणा की राजनीति में कल से एक फ़ोटो बड़े चटकारे लेकर लोग उसको देख रहे हैं और बहुत पॉलिटिकल वायरल फ़ोटो जिसको कहा जा सकता है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा का हाथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पकड़े हुए हैं। कुछ लोग जो हुड्डा परिवार के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि सीएम धन्यवाद करने भी आए थे उनका कि तुम्हारे दिए हुए दिन ही हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति में शिष्टाचार तो होता है और मुख्यमंत्री की इस जो सादगी है इसकी तारीफ लोग कर रहे हैं। और एक फ़ोटो वीडियो में तो मैं देख रहा था कि धुर विरोधी दिखते हुए भी पहली बार जब मनीष ग्रोवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जब उसमें मिल रहे हैं तो वो उनके पांव छू रहा है। इवन नायब सैनी जी पांव छू रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। तो आज चर्चा का विषय यही है कि पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के गुप्त दोस्त क्यों होते हैं और कार्यकर्ता एक दूसरे के जगजाहिर दुश्मन क्यों बन जाते हैं। इन लोगों से कार्यकर्ताओं को क्या सीखना चाहिए, आप भी ज़रूर अपने कमेंट करके बताना। क्यों सर, देखा फ़ोटो आपने, वीडियो? हाँ बिल्कुल देखा है। शिष्टाचार कहते हैं शायद इसको, आम बोल चाल में अपनी और जीवन के सदव्यवहार में। लेकिन लोगों ने उस फोटो पे मतलब बहुत तेज़ी से वो वायरल हुआ और इससे क्या संदेश गया एकदम से? देखिए, वैसे तो बहुत सुखद और अच्छी स्थिति है जब दो लोग बहुत प्रसन्न मुद्रा में आपस में एक दूसरे में स्वागत और सम्मान को एक्सचेंज करते हैं तो अच्छा लगता है। अब मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो एक तरीके से धुर विरोधी हैं, उनके हाथ जिस तरीके से पकड़ के वो एक जेस्चर बनाया, उन्होंने भावभंगिमा बनाई है, उस पर लोगों को थोड़ी सी आश्चर्य हो रहा है। दरअसल हमें ये समझना होगा कि जो पॉलिटिशियन है वो ये बखूबी जानता है कि उसे राजनीति में एक भूमिका दी गई है और उसका मंचन करना उसने, ये गहराई सभी लोग जानते हैं। आम आदमी के पास ये सुविधा नहीं होती, दूसरा मंच नहीं होता। आपके मेरे या किसी के भी केवल सामाजिक संबंध होते हैं, उन संबंधों का कहीं प्रकटीकरण के लिए और कोई मंच हमारे पास होता नहीं है। राजनीति में आपने दो भूमिकाएं रखनी है, आप राजनीति की भी कर रहे हैं और सामाजिक जीवन भी है, आपका व्यक्तिगत जीवन भी है। और बड़ी अच्छी बात है कि आप वैचारिक रूप से असहमत होते हुए किसी का सम्मान करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप पूरे भारत का इतिहास उठा कर ले लीजिए, महात्मा गांधी जिस धारा की राजनीति कर रहे थे उन्होंने तो कभी किसी की आलोचना नहीं करी है, न उनके प्रति नफरत रखी, बल्कि बहुत व्यापक दृष्टिकोण था उनका, वो तो किसी से नफरत ही नहीं करते थे। बड़ी अच्छी बात है। अब नेहरू और पटेल के संबंधों को लेकर आज तक हम चर्चा करते हैं कि उनमें मतभेद थे लेकिन प्रेम बहुत था, बड़े स्नेहिल संबंध थे, आपस में मुलाकात होती थी, चीज़ें होती थी। और एक घटना मैं बताऊं कि कोई मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ गए पटेल साहब के पास जब वो लगभग मृत्युशैया पे थे और उन्होंने कहा कि जवाहर का ध्यान रखना वो अकेला ना पड़ जाए। अब अगर ये मतलब आज के जो लोग हैं अगर इस चीज़ को सुन लें, जिनको दिमाग में जिनके वर्षों से भरा गया है कि पटेल शायद नफ़रत करते थे नेहरू से या नेहरू पटेल से बहुत नफ़रत करते थे, इस तरह के शब्दों को अगर वो सुन लेंगे तो उनका दिल करेगा कि ये क्या क्या हो गया, ये मतलब डूब मरने की स्थिति हो जाएगी। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया धुर विरोधी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। 1962 में उन्होंने फूलपुर से चुनाव लड़ा नेहरू जी के खिलाफ और जितना भी कटु बोल सकते थे, जितनी आलोचना कर सकते थे वो सारी की। लेकिन जब राम मनोहर लोहिया जी से किसी ने पूछा, वो बहुत बीमार थे, कि उनका कोई घर परिवार तो था नहीं, कि आपको कहाँ आप ज़्यादा अपने आप को सहज और सुरक्षित महसूस करेंगे जहाँ आपकी सेवा हो सकती है। बोले इसमें तो सोचने की बात नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पे मिल सकता है। अब कल्पना कीजिए, आलोचना अपनी जगह है, मतभेद अपनी जगह है, लेकिन इतना भरोसा अर्जित करना, तो हमारी राजनीति यहाँ से शुरू हुई है।
उसके बाद ताज़ा उदाहरण अटल जी ने अपने प्रसंगों में बताया कि राजीव गांधी ने किस तरीके से उनका इलाज करवाया था। तो वो एक दौर था जब आप वैचारिक प्रतिबद्धताएं अलग होते हुए भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह रखते थे। और एक घटना मैं आपको डॉक्टर संपूर्णानंद और आचार्य नरेंद्र देव की बता देता हूँ कि नरेंद्र देव समाजवादी पार्टी में आ गए और अलग राजनीति करने लगे। तो उन्होंने उनकी पार्टी का घोषणा पत्र बनना था, विचार पत्र। तो उनके लोगों ने पूछा जी वो उसकी तैयारी तो कर लो। आप बोला कि हाँ मैंने संपूर्णानंद को दे रखा है, वो तैयार हो जाएगा। तो लोग ताज्जुब कि आप उनके विरोध में एक राजनीतिक दल बना रहे हैं और आपकी पार्टी का जो वैचारिक पत्र है, जो आपका वो जिसमें आपकी पूरी कंसेप्ट है, वो आपका विरोधी बना रहा है। इससे ज़्यादा क्या होगा। खैर वो बन के आ गया उनका जो कुछ भी था, और उन्होंने बिना पढ़े वो प्रेस में छपने के लिए दे दिया। अब सोच के देखिए, विश्वास एक है? हाँ, तो आप एक विचार के साथ हैं, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वैचारिक मतभेद अगर नहीं होगा तो राजनीति चल ही नहीं सकती, विशेषकर लोकतंत्र में। एक पक्षीय विचारधारा तो केवल तानाशाही में चलती है, जब दूसरे विचार के लिए जगह ही नहीं होती। और ऐसे लोग जो इस वातावरण में पलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है इस तरह के किस्से जब वो सुनते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने की एक ही दृष्टि है, और जैसी उस दृष्टि से अलग की चीज़ें उनको दिखाई देंगी तो वो बेचैन हो जाते हैं, बहुत अधीर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि राजनीति बदलाव के दौरों से चलती रहती है। हरियाणा की राजनीति की विशिष्ट बात है कि यहाँ मैंने देखा है, जो मेरे यहाँ कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब मैं था और मैं देखता था, उतनी चीज़ें नहीं थी। मतलब सामाजिक यहाँ जो एक आयाम है राजनीति के साथ में, वो अन्य प्रदेशों में नहीं मिलता। एक वजह तो ये हो सकती है कि यूपी बहुत बड़ी स्टेट है। मैंने कभी वहाँ नहीं देखा कि मुख्यमंत्री की या मंत्री किसी के यहाँ आ रहे हैं और चाय पान जलपान हो रहा है, या किसी बच्चे का नामकरण संस्कार है, शादी विवाह है। मैंने वहाँ नेताओं को नहीं देखा। हम तो जाते नहीं। अधिकतम ये होगा कि उस क्षेत्र का विधायक, वो भी तब जब आमंत्रित करने वाला व्यक्ति इतना सक्षम है, बड़ा आदमी है, लगभग उसके लेवल का है, तब वो जाएगा। आम आदमी की नहीं। ऐसा वातावरण वहाँ नहीं है कि जैसी सूचना मिली और नेता जो है वो उठ के गोडा निवारना या जो भी कहते हैं उससे गोडा मोड़ना। हाँ, मोड़ना। तो उस तरह का वहाँ है ही नहीं, माहौल ही नहीं है। और हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ लोग अपेक्षा भी करते हैं कि भाई हमारा कोई सामाजिक कार्यक्रम है तो नेता आए, और जिस नेता को बुला रहे हैं वो ज़रूरी नहीं वो उससे सहमत हों या उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हों। तो इसमें एक एंगल जुड़ जाता है सत्ता वाला, कि अगर सत्ताधारी दल का कोई विधायक सांसद आएगा तो एक थोड़ा स्टेटस बन जाता है, रुतबा बन जाता है। तो ये जो सोशल डायमेंशन हरियाणा की पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा भी है, और इसको लेके कई बार तकलीफ भी हो जाती है। अब लोगों को दोहराबाज जो होता है ना, ये पैराडॉक्स पसंद नहीं आता। अभी वो सुनते हैं एक नेता, मान लीजिए जैसा आपने मनीष ग्रोवर का जिक्र किया, कि कितने कटु आलोचक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिर रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और उस वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उनके पैर छुए। तो लोग इन चीज़ों पे अब इसको कहेंगे कि भाई दोनों में चूँकि फ़र्क है, एक दिन आप गाली दे रहे थे उस मंच से और आज आप उनका सम्मान करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये पाखंड है। हाँ, जैसे झूठ है। नायब सैनी जी भी मंच पे बाबू बेटा हाँ हैं, और वैसे बाबू बेटा के हाथ पकड़े खड़े। आम आदमी इस विरोधाभास को, इस पैराडॉक्स को स्वीकार नहीं कर पाता, उनको अजीब लगता है। अजीब लगता है। वो नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि आप अपना पक्ष चुन लो, आप इधर हो या उधर हो। अगर आप राजनीतिक रूप से असहमत हैं तो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध भी उनसे नहीं रखने, लेकिन ये संभव नहीं है। एक तो हरियाणा छोटा प्रांत है, बहुत ही छोटा प्रांत है, और यहाँ जो जातियों का एक 36 बिरादरी के भाईचारे वाली बात है वो बड़ी मैटर करती है। और सामाजिकता प्रारंभ से चली आ रही है, जिसमें कहीं अभी डिक्लाइन हुआ नहीं है आज भी। तो मुख्यमंत्री हो या कोई और मंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, अब शैलजा आई हैं तो वो उधर भी गई हैं और उधर भी गई, दोनों तरफ गई। ऐसे बहुत नेता मैंने देखे हैं जो इस दौरान में 8-10 दिन में मेरे से भी मिले। दोनों की एक साथ ही जाना हो गया है इसमें। हाँ, वो उधर चले गए तो बुरा नहीं लगा। अब अभय सिंह चौटाला इधर भी आए उधर भी आए, और जब ओम प्रकाश चौटाला जी का भी हाल ही में जब निधन हुआ तो आपने देखा होगा कि हर धारा के जो नेता हैं वहाँ पहुँचे हैं। तो ये सामाजिकता, इसको अच्छा ये होगा कि हमारा समाज इन चीज़ों को स्वीकार कर ले, राजनीतिक लोग भी, कि कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। भाजपा के साथ दिक्कत है कि भाजपा एक आइसोलेटेड पार्टी रही है, अलग थलग वैचारिक रूप से भी। तो वो एक खास किस्म की संस्कृति, उनकी कल्चर, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है
कि जब वो सत्ता उत्ता में नहीं थे तो उससे पहले भी वो अलग थलग ही रहते थे, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं था। दूसरे उस पर एक टैग लगा हुआ था शुरू से कि गांव की पार्टी नहीं है, और हरियाणा की राजनीतिक और सामाजिक कल्चर गांव से बनती है। भाजपा उसमें कहीं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब भाजपा के अंदर नए नए वर्ग आ रहे हैं, नई नई जातियाँ आ रही हैं, ऐसे समुदाय आ रहे हैं जो प्योरली विशुद्ध गांव की जिनकी पृष्ठभूमि है। तो भाजपा को अब जरूरत महसूस हो रही है कि जिन संस्कृतियों के वो लगभग विरुद्ध थे, अब उन जैसा ही आचरण उन्होंने करना है, सभी का समर्थन लेना, सभी जातियों का समर्थन लेना है। तो उन्होंने उसी जो उनका पैटर्न है स्थापित ये, उस पर चलना उनकी मजबूरी है। लोगों को सिर्फ इसलिए आश्चर्य होता है कि यार देखो क्या नायब सिंह क्या क्या बातें करते थे, और अब ये, अब फिर उनकी व्याख्या होती है फोटोज़ की। हाँ, बहुत लोग मजे ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी उनका धन्यवाद कर रहे हैं, भाई साहब आपकी वजह से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उधर से उस फोटो में जो तीसरा पक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक बड़े ही खास मुद्रा में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। अब भारत की राजनीति में देह भाषा का अध्ययन नहीं होता, बॉडी जेस्चर का, विदेशों में तो बहुत ज़्यादा है कि कैसे खड़ा है, कैसे बोल रहा है, कैसे हंस रहा है, हंसी का एंगल किधर है, आंखें कहाँ जा रही हैं, इस पर पूरा अध्ययन होता है। तो उनसे बहुत सारी चीज़ों का वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाई ये कहना चाह रहा, अभी वो सुविधा हमारे पास नहीं है, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। सीधी हमारी रिएक्शन है कि भाई नायब सिंह सैनी जो है धन्यवाद करना है कि आज जो कुछ हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, तुम्हारे दिखाई देना है ना। हाँ, आप देखिए नरेंद्र मोदी कितना हमला करते रहे सोनिया गांधी उनके परिवार पे, कुछ बिगड़ा ना, कुछ भी नहीं जी, किसी का कुछ बिगड़ रहा है, तंग कर लिया, बिगाड़ा नहीं। हाँ, जब एक सीमा को चीजें पार कर जाती हैं तब कुछ एक्शन होते हैं। जब ये मनोहर लाल जी आए थे 2014 में, और तब से ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ हुआ जी? देखो कुछ नहीं होना रहेगा। आपको उदाहरण दूं, अभी आपातकाल की हमने 50 एक ओम प्रकाश चौटाला को तो जरूर मतलब पॉलिटिकली एक वो मिला है, लेकिन और किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। हरियाणा में क्या होता है, कुछ नेताओं, हमारे यहाँ थोड़ा सा देखिए जमीन का असर भी होता है, भूमि का असर होता है कि जितने कड़क नेता यहाँ हरियाणा पैदा होते हैं उतने और कहीं नहीं होते। मतलब यहाँ वो सड़क के मोड़ निकालना, गर्दन की मरोड़ निकालना, ये करने से बंसीलाल इसमें एक्सेप्शनल थे, वो किसी के नहीं चाहते थे जी। हाँ, वो मतलब उनका तो एक बड़ा रोचक भी है कि एक मंत्री ने उनको फ़ोन किया कि जी मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, बोला भाई दाग दे आओ, फिर मेरा इंतजार तो करिए ना, मैं नहीं आ पाऊँगा। हाँ, अब मैं ओम प्रकाश चौटाला जी को उदाहरण बता दूं। एक बार बहुत पहले उनके साथ हम कुछ पत्रकार बैठे थे दिल्ली में, और एक कोई मेवात से मुस्लिम समुदाय के लोग आए शादी की चिट्ठी दे के, और उस पोस्ट जो कार्ड था शादी का, उस पर चश्मे का निशान बना हुआ था और शायद चौधरी देवीलाल की फ़ोटो भी ना हो। तो उन्होंने देखा और हमारी देख के तो मुस्कुराए, तो बोले हाँ देखूँगा मैं अगर समय लगा तो बोले जी फिर कब, जब समय लगेगा तब बता दो, तभी शादी कर लेंगे। बोले ये तो तुम्हारे कार्ड वार्ड छप गए। बोले कुछ ना फिर छपवा लेंगे, इनका क्या है, पर आपने जरूर आना है। वो बोले कि भाई ठीक है भाई आऊँगा, ले भाई कार्ड रख ले और मुझे बता दियो और मैं जाऊँगा। अब ये चीज़ें आपको और प्रदेशों में आमतौर पर नहीं मिलती। लेकिन इस पूरी चीज़ से सर ये तो मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो गांव में इन नेताओं के लिए अपने सिर जो फुड़वा लेते हैं, दुश्मनियाँ बन जाती हैं सर, आपस में गोलियाँ तक चल जाती हैं, उन लोगों को तो कम से कम ये सीखना चाहिए कि इन नेताओं के चक्करों में तुम अपना बिगाड़ मत करो। ये विडंबना है, जो जिनको नफरत है कार्यकर्ताओं को, उनको भी पता है, लेकिन यही नेता जिनकी हम इतनी देर से तारीफ कर रहे हैं, इनकी सामाजिकता, यही नहीं चाहते कि उनमें शांति हो। अब वो अरविंद शर्मा आए थे, ऐसे बैठे हुए थे दीपेंद्र हुड्डा का, वो एक माहौल बन जाता पूरी तरीके से ना, जो उनको राजनीतिक लाभ इसमें है कि जो हमारे भक्त लोग हैं, जो हमारे वो लड़ते रहे, वो समर्थक वो आपस में लड़ते रहे, उनको सूट करता है, और हमारे संबंध सामान्य रहेंगे। हमारे तो रिश्तेदारियां हो जाए आपस में, हैं उनकी बिगड़ जाए, रिश्तेदारियां हैं और आप इनको रोक नहीं सकते। और एक क्या होता है कि एक होती क्लास एफिनिटी, कि डॉक्टर का दुश्मन नहीं होता, वकीलों में एक सहमति होती है, ये पॉलिटिकल क्लास है जी। एक चीज देखी होगी आपने कि एक तो हमारे पत्रकारों में यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी नहीं, एक दूसरे का सत्यानाश करने के लिए वो रात दिन प्रयास रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करना, ये करना वो है। मैं कल से ये सोच रहा हूँ कि इस जो आपका जर्नलिज्म का क्लास है, इनको प्रेरणा लेनी चाहिए इन लोगों से, नेताओं से, क्योंकि इनका रात दिन का साथ है। हाँ। और देखते हैं, लेकिन और इनको ये सीखना चाहिए कि एक नेता विपक्ष में रहते हुए दूसरे नेताओं को कैसे प्रमोट करता,
यहाँ केवल टांग खिंचाई के कुछ नहीं है। आपने कुछ थोड़ी सी उपलब्धि ले ली, आपके सबसे ज़्यादा शत्रु यहाँ मिलेंगे। मुझे नहीं पता 25-30 साल का आपका करियर हुआ, अगर आपके कहीं शत्रु होंगे या जो आपको पसंद नहीं करते, लोग केवल इसी फील्ड में होंगे, मीडिया में, आपस में बाहर के व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं। हैं। तो एक क्लास एफिनिटी भी होना चाहिए कि जैसे पॉलिटिकल क्लास में आपस में बड़े अच्छे संबंध है, वैचारिक रूप से विपरीत होते हुए, और क्या विचार रह गया आजकल। आज का विचार कल सुबह तक रहेगा कि जिंदा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 4 विचार मिलके एक नया विचार बना लेते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको दूँ, इमरजेंसी की बात हो रही थी। पीलू मोदी एक बहुत बड़े लीडर थे, रोहतक की जेल में बंद थे, और इंदिरा जी के बहुत कटु आलोचक थे, बहुत ज़्यादा। और इंदिरा जी ने उनको कहा कि भाई रोहतक भेज दो, इनको ट्रीटमेंट ज़रा ठीक ठाक होना चाहिए। चौधरी बंसीलाल करते थे, वो सब सर्विस प्रोवाइडर थे वहाँ के। तो उन्होंने जेलर के माध्यम से इंदिरा जी ने बात की पीलू मोदी से रोहतक की जेल में कि कोई कष्ट तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। बोला कोई नहीं मैडम, बस मौज आ रही है, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ ना, वो इंग्लिश टॉयलेट नहीं है और उनका वजन बहुत ज़्यादा था, तो उनको बड़ी दिक्कत आती थी। तो उन्होंने बंसीलाल जी को कह के तुरंत वो व्यवस्था कराई वहाँ पे। तो विरोध अपनी जगह है और संबंध अलग हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अब ये चीज़ें बहुत स्तर पे, मतलब बहुत व्यक्तिगत होती जा रही हैं। अपने आदित्यनाथ जी का मैं वो सुन रहा था कहीं पे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे बड़े हंसते हुए कि लोग ये सोचते हैं कि हम जिस तरीके से सदन में एक दूसरे का विरोध करते हैं, कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये ऐसे ही रहते होंगे हम जीवन में भी। उन्हें नहीं पता कि सेंट्रल हॉल में हम जब ही अभी एक दूसरे को कोसका रहे हैं और कैसे गले मिलते हैं प्यार से। यानी कि वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि लोगों को ये सत्य मान लेना चाहिए कि भैया वहाँ जो हो रहा है वो अभिनय है, हमारी एक भूमिका है वहाँ, ठीक है जी। उसके बाद में हम सब बिल्कुल ठीक है पूरी तरीके से। और कब किस नेता को कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए, एक ही पार्टी का नेता अपने ही साथी को ख़त्म करवाने के लिए दूसरी पार्टी के नेता की मदद लेता। मैंने तो यहाँ तक सुना, हरियाणा में 2 नेता थे बड़े मशहूर अपने टाइम के, और वो आपस में बात करते थे कि चौधरी साहब ये सीट आप नहीं जीत पाओगे। बोले फिर क्या करें? बोले आप वहाँ मेरी मदद करो और ये मेरी इस आदमी को ऐसा निकाल दो, वैसे भी ये आपको कष्ट देगा। तो दोनों के बीच में सहमति होगी, तो दोनों के हित जब साझे हों, तो इस तरह की राजनीति, ये मिलीजुली राजनीति, मैं तो बहुत बार कहा कि चलती रहती है यहाँ पे। और अब तो व्यापारिक समझौते भी हैं पूरे। इसने एक चीज़ तो मतलब लोगों को समझ लेनी चाहिए सर। मैं जिस सोशल हार्मोनी की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे यहाँ भी, जैसे हम नेताओं की आलोचना करते हैं तो यहाँ के गाली गलौज भी करने लग जाते हैं। उनको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जिन नेताओं की वो भक्ति कर रहे हैं, वो नेता और दूसरी पार्टी के नेता में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक हैं। तो तुम लोगों को भी मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए किसी के साथ। देखिए जब भक्ति, देखिए वैसे तो भक्ति भारत में बहुत अच्छी चीज़ है, नाम जपना, धार्मिक महत्व, भक्ति वो ईश्वर की होती है, तब तक तो वो ठीक है। जो ये भक्त होते हैं ना, राजनीतिक भक्त, इनमें विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, और इसीलिए भक्त कहलाते हैं। और अब एक नई शब्दावली हमारे यहाँ होगी, अंधभक्त। अगर भक्त भी कह दें तो पर्याप्त है। अंधभक्त के अंदर तो आपने अपने डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का कोई प्रयोग करना ही नहीं है, आपने एक तरफा सरेंडर करना। और वहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि वो भक्त ये हमेशा चाहता है कि मेरी भक्ति की जो स्तर है वो मेरे नेताओं को किसी तरह पता चल जाए। तो किसी न किसी माध्यम से जाकर बताता है जी बंदा तो वो है, इतना बड़ा कट्टर समर्थक है आपका, सारी छाती पे नेता का नाम लिखवा रखा है, या लगा हुआ इस काम में कि वो ना केवल चप्पल ही नहीं पहनेगा जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाओगे, या उसने तो ये प्रेरणा, मतलब ऐसी संकल्प लिया है कि वो बाल ही नहीं कटाएगा। तो इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जब वो वहाँ जाती हैं ना, तो उससे उसको ये लगता है कि अब नेता कुछ मेरे लिए करेगा। आजकल टैटू बनवा लेते हैं। नेता तो ठहरा पूरा धूर्त नंबर 1 का वो सारा शरीर गुदवा देगा उसका, लेकिन करेगा कुछ नहीं। आमतौर पर फिर ऐसे लोग निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि नेता ये मानता है कि भक्ति कर रहा, अब तो ये तो मेरे रंग में रंग चुका, पागल हो ही चुका, अब क्यों इसका ध्यान रखना इस बातों का। तो ये जो सामाजिकता वाला डायमेंशन है, नेता एक्चुअली सर, नेता तारीफ से नहीं डरता, हाँ, नेता नुकसान से डरता है। ये तो है। जो नेता को गालियां देते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर, नेता काम भी उनके करते हैं जी।
हाँ। जो बेचारा यूँ हाथ जोड़ के उसके पाँव में पड़ता है उसका कुछ काम भी नहीं होता। और जो ये कहता था आज ये गाँव में देखूंगा तेने मैं, उसका ये काम भी करते हैं। अब मुझे ये अच्छा लगता है कि चाहे जैसा भी है, एक जो आज़ादी के आसपास के वक्त था या 60-70 के दशक के राजनीतिक लोगों का स्वभाव था, उसकी पुनरावृत्ति चाहे किसी और कारण से हो रही है लेकिन हो रही है। और ये अच्छा संकेत है कि विभिन्न राजनीतिक अगर लोग इस संदेश को ग्रहण कर पाए तो, हाँ, कि तुम भी नेताओं की तरह, जैसे पॉलिटिकल क्लास है ऐसे पॉलिटिकल वर्कर क्लास भी होनी चाहिए। तो अब ये देखिए ना, अब उनको ये समझना चाहिए कि लोग तो रिश्ता नहीं करते सर एक दूसरे के। मान लिया एक कोई हनुमान का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, आप तो आपस में तो नहीं लड़ते, नहीं लड़ते। तो ऐसे इनको नहीं भक्ति भाव को देखते हैं कि यार मेरी तरह ये भी भगत जी है, किसी और देवता का तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ये चीज़ हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें कि भैया ये भी नाटक कर रहे हैं और हम भी नाटक ही कर रहे हैं, तो और अपने व्यक्तिगत संबंध हमने किसी भी स्थिति में नहीं बिगाड़ने, उनको मजबूत रखना, अपना भाईचारा मजबूत रखना है, तो ये उनके लिए फ़ायदे में होगा। हाँ, पॉलिटिकल क्लास चाहेगा नहीं कि ये चीज़ तुम्हारे साथ हो कम से कम। अब ये तो लोगों को सोचना है कि उन्होंने करना क्या है। अगर वो ये देखिए, मैं बता दूं, अगर कोई सामान्य पृष्ठभूमि का आदमी है और वो सोचता है कि कोई अमीर आदमी या संपन्न आदमी उससे सामाजिक संबंध रखेगा, मित्रता रखेगा, वो नहीं होती। कृष्ण सुदामा गए, अगर कोई सामान्य आदमी के घर पे अगर नेता शोक जताने आता है, या आप उसको कार्ड दे आए वो आ गया, उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता जी उसके साथ। नहीं, अब मैं तो यहाँ, अब जब से रोहतक में मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, शायद हरियाणा में पूरी जगह ये है कि जब क्रिया वगैरह होती है ना किसी के निधन के बाद में, तो वहाँ एक पूरा क्लास है। हर शहर में कुछ चेहरे आपको होंगे, वहाँ जरूर जाते हैं, वो अनिवार्य रूप से वहाँ उपलब्ध होंगे। और वहाँ पे एक मारामारी चलती कि मुझे बोलने का मौका दो, मुझे बोलने का मौका। कई बार तो ऐसा होता है वो जानते भी नहीं होते उस आदमी को, नहीं जानते। मैंने एक ऐसे नेता देखे, वो अरे के माता जी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, पता चला कि माता जी की तो उम्र ही 32 साल थी, नेताजी 75 साल के थे। ऐसी गलती भी हो जाती है। दोस्तों, फोटो पे बेशक आपने कितनी चर्चा कर ली हो, लेकिन चर्चा का मकसद ये था कि पॉलिटिकल लोगों की तरह आप लोगों को भी पॉलिटिकल हार्मोनी बना के रखना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर्स को। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो देख के आप उस पर जुड़ जाओ, गांव में सिर फुड़वा लेते हो चुनाव के टाइम पे, एक दूसरे के यहाँ रिश्ते नहीं करते आप लोग कि फलाना तो बीजेपी का है, मैं तो, रिश्ते तक नहीं होते सर, ऐसा। आप ये देखो कि कई लोग, कभी कभी मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, जिनकी वजह से हमें गाली देते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो जिनकी पूजा कर रहे हैं वो तो हमारे भक्त हैं। उल्टा हो रहा है, वो हमारे भक्त हैं और हम उनसे मजे लेते हैं। ना भाई, तुमने तो ऐसे ऐसे भक्त पैदा कर रखे हैं। चलो डॉक्टर, अपनी अपनी सोच है। तो ये वाली एक सोशल हार्मोनी की जरूरत है हर जगह पे, है ना। नेता जितना पॉलिटिकल है उतना आपको भी होना चाहिए। और मत बिगाड़ा करो एक दूसरे से। कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई इनेलो का है, कोई जेजेपी का, कोई बीएसपी का, सब अपने दोस्ती बना के रखा करो और इन नेताओं की तरह काम निकालना सीखिए। अगर आप पॉलिटिकल किसी के भक्त बने हुए हैं और आपका परिवार उस वजह से सफ़र कर रहा है, सर बहुत बार ऐसा होता है, नेता घर आता है, उसके लिए जो बर्फियाँ वो लोग लेके आते हैं, मावे की बर्फी, फलाना, काजू कतली, ड्राई फ्रूट, वो उनके बच्चे मतलब नहीं खाते हैं, और हम उनके सामने वो जो बेचारा पॉलिटिकल वर्कर है वो परोस देता है। क्यों परोसता है? वो जब उनके घर जाता है नेता के, क्या वो रखता है उसके सामने काजू कतली? मतलब ही नहीं उठता। उसको बाहर वेट कराएगा नहीं, उनके यहाँ पूरा डिवीजन है कि कौन किस तरह का आदमी है और वो कोठी के किस हिस्से में किस जगह बैठेगा। हाँ, और उनको देखना चाहिए कि तुम्हारी हैसियत क्या है। किसी की हैसियत बेचारे की पार्क में बैठने की है, बाहर बिल्कुल, किसी की गेट पे मिलने की है, किसी की अंदर ड्राइंग रूम की है। तो आप, और ये सीधा उनके बेचारे, उनका तो ड्राइंग रूम और वो सारी एक ही होते हैं, छोटे छोटे घर हैं। तो बेशक आप दीपेंद्र हुड्डा और नायब सैनी जी के फ़ोटो के चाहे 1000 मतलब निकाल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक पॉलिटिकल गर्मी इस फोटो और वीडियो की वजह से हरियाणा में आई है, लेकिन ये हमें संदेश इससे धारण करना है कि पॉलिटिकल लोगों की तरह, पॉलिटिकल क्लास की तरह आपस में प्रेम बना के रखना है। आम लोगों को भी तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, उनके दुख सुख में काम आइए। नेताओं से हम यही सीख सकते हैं, बाकी नेताओं का ज़्यादातर का ऐसा आचरण नहीं है जिससे आप कुछ सीख सकें। आपका आचरण उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, आप उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।